हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 24 फरवरी को हिंदी है आप देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस, छंद एवं अलंकार। रस, छंद एवं अलंकार, इन तीनों का आज एक ही वीडियो में आपको पूरा सलूशन और परिभाषा के उदाहरण सहित आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप यूपी बोर्ड में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रस एवं छंद से, रस छंद एवं अलंकार से 6 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। 6 नंबर आपका एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस, उसके बाद पढ़ेंगे छंद, आखिरी में, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम अलंकार। तो सबसे पहले रस जो इम्पोर्टेंट है उसकी परिभाषा देखेंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे हास रस। क्या पढ़ेंगे? तो हास रस पढ़ेंगे। और हास रस की परिभाषा है, जैसा बता रहा हूँ मैं वीडियो में, अगर आप वैसा परीक्षा में लिख दी तो आपको फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटना नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हास रस की परिभाषा। तो हास रस की परिभाषा क्या है? तो हास रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास है, हंसी है। सबसे पहले आपको दोस्तों एक ट्रिक बता दूं, जितने भी रस हैं आप उसके अस्थाई भाव से ही परिभाषा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैं कि लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हास रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास है, उसके फुल स्टॉप लिखना, उसके बाद लिखना किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो हास रस कहलाता है। सीधा सिंपल सा आपका परिभाषा है, इतना ज़्यादा कठिन शब्दों में है, आपको सिर्फ सरल शब्दों में याद करना है। याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसे? आप इतना ही ध्यान रखिए। हास रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, क्या है? विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो हास रस कहलाता है। इसके बाद देखेंगे उदाहरण। परीक्षा में लिखना नहीं होता है परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण आपको पूरा लिखना होता है। तो उदाहरण देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, लठ में भुजंगा हंसे, हास के ही दंगा भयो, क्या? नंगा के विवाह में। ये सबसे अच्छा और सबसे सटीक एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको इसको जरूर ध्यान करना है। क्या है? शीश पर गंगा हंसे, लठ में भुजंगा हंसे, हास के ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में आपको लिखना क्या है? अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव आपको पता है, हास, हास मतलब हंसी, आलम्बन है शिव जी हैं, उद्दीपन है शिव जी का विवाह, अनुभाव है हंसना, और संचारी भाव स्मृति, उत्सुकता और हर्ष। आपका ये हो गया स्पष्टीकरण। 2 मिनट के वीडियो में आपका हास्यरस कंप्लीट हो गया पूरा, परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आता है करोड़ रस। क्या आता है? तो करोड़ रस आता है। अब करोड़ रस की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक ट्रिक बताया था कि किसी भी रस की परिभाषा आप स्टार्ट कर सकते हैं उसके अस्थाई भाव से। तो मैं भी यहाँ लिखे हूँ। देखिए, करोड़ रस का क्या है? तो अस्थाई भाव क्या है? तो शोक है। करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शोक है। फिर फुल स्टॉप लगाना है, उसके आगे लिखना है, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तब करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। सिर्फ करोड़ रस की अगर परिभाषा याद करना तो आप 4 शब्द को याद ध्यान कर लीजिए। सिर्फ 4 शब्द कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव शोक है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव से संयोग करता है। मैं जैसा बता रहा हूँ आप ऐसे लिखिए, सीधा सिंपल वर्डों में लिखा हुआ, इससे आसान शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या लिखना है? करोड़ रस का अस्थाई भाव शोक है, एक शब्द हो गया। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तब क्या होता है? तब करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा बहुत सरल और बहुत आसान शब्दों में। बस दोस्तों, आपको सिर्फ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। इससे आसान शब्दों में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मण खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
ये श्रवण कुमार के माता पिता हैं जो विलाप कर रहे हैं। दशरथ जब तीर मार देते हैं, श्रवण कुमार को लग जाती है दशरथ कुमार की, तो ये उनके माता पिता उनसे विलाप करते हैं। इसका हो गया। अब हम पढ़ेंगे रस, आपका कंप्लीट हो गया। जो दो ही रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हास रस, क्रोध रस। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे छंद। छंद में आपको पढ़ना क्या है, तो छंद में पढ़ना है रोला एवं सोठा। अब रोला की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। रोला की परिभाषा क्या है, तो रोला की परिभाषा है यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। क्या सम मतलब आप जानते हैं, समो विषम। सम मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, ये सम है, जिसकी संख्या दुगनी हो, सम है। तो ये है क्या, ये 4 पंक्तियों वाला, आपको ध्यान रखना है 4 पंक्तियों वाला होता है एक सममात्रिक क्या है, तो छंद है। फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद लिखना इसमें 8 चरण होते हैं। बहुत छोटे छोटे शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में है दोस्तों। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान शब्दों में क्या है ऐसे याद करना है। ये 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं। तथा लिखना आगे, लिखना इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यानी यत से 24 मात्राएं होती हैं। बहुत सरल शब्दों में दोस्तों, इससे आसान शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण देख लेते हैं। लिखा हुआ, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये हो गया। इसका दोस्तों आपको करना क्या है, याद कैसे करना है इसकी परिभाषा, उदाहरण मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा लिखिए। यह 4 पंक्ति वाला सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि विराम कहाँ पे आप होगा, तो ये यहाँ काम लगा होगा। ये देखिए, ये जो होगा ये आपकी क्या है, ये तो यही मात्रा है, ये इसको गुरु मात्रा बोलते हैं, और ये जो होता है इसको लघु मात्रा बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, अब देखिए इसमें कितनी मात्राएं हो गई हैं, आपको ध्यान रखना है कितनी मात्राएं हो गई हैं। तो ऐसे आपको लगाना है जैसा मैं बताया हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हो गया, इसको 2 मानते हैं तो 2 4 6 8 और 8 3 क्या हो गया, तो 11 हो गए। अब 11 ये हो गए, 13 इसमें होगा। 11 और 13 के विराम से क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक लाइन में, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सोठा की परिभाषा देख लेते हैं। रोला और सोठा 2 ही छंद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है, और ये सबसे ज़्यादा IMP रहता है दोस्तों, यही आपको पढ़ना होता है। सोठा की परिभाषा क्या है, तो यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, या एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं, कितने चरण, चरण उसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो कामा लगा होता है 2 पंक्त का होगा, 4 चरण होगा। इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण, 8, 4 पंक्त होता है, ये 4 पंक्त हो गए, और ये जो कामा लगा हुआ ये एक चरण हो जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो लिखना क्या है, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, क्या है 11-11 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। आपको इतना सही लिखना है सोठा की परिभाषा, और आपका सोठा कंप्लीट। कैसे, इसमें यह अर्थ एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है। आपको उदाहरण लिखना होता। उदाहरण आप देख लीजिए, क्या लिखना है आपको उदाहरण सबसे सटीक लिखिए। जहीं सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल आप देख लेना, याद कर लेना। आपको नहीं याद हो रहा, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार लिखिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा। अलंकार में आपको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, तो अलंकार में पढ़ेंगे उपमा है, रूपक है एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ क्या होता है, तो उपमा अलंकार होता है। सीधा शब्दों में समझिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से रंग, रूप, आकार या धर्म या भेदभाव जैसा भी है के आधार पर की जाती है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे हरपद
कोमल कमल से। हरपद मतलब भगवान के जो पैर हैं कोमल है, किसके समान है? कमल के समान है। यहाँ उनसे क्या की गई है? तुलना की गई है। स्पष्टीकरण से समझ लीजिए, स्पष्टीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना होता है, तभी 2 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। उपमेय, उपमेय क्या है? तो उपमेय मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय मतलब होता है हरपद है, उपमान है कमल, किससे तुलना की जा रही है? तो कमल से। वाचक शब्द से है तथा साधारण धर्म कोमल है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको पहचान करना है कि उपमा अलंकार कौन सा है, आप कभी कभी आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा इसमें उपमा अलंकार है या रूपक है, तो देख लीजिए, से हो गया, सा हो गए, सी हो गए, सरिस, ये 4 शब्द अगर कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाइए क्या है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। आपको ये ध्यान करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब अर्थात समझ लीजिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जिसमें कोई भेद ना हो, आरोप किया जाता है, मतलब अर्थात करके जो लिखा हूँ उसको समझ लीजिए। उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, यानी उपमेय तथा उपमान में कोई अंतर ना हो, सीधा शब्दों में समझिए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई और हर जननी में बालक तेरा। समझे आप? क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई हर हरि जननी में बालक तेरा। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन्हीं को बोर्ड परीक्षा में पाओगे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे देख लीजिए, चरण कमल बंदो हर रही, यानी जो चरण हैं बंदो हर रही, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो चरण रूपी कमल है, इसमें क्या है? चरण रूपी जो कमल है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। आप समझ गए? ये जो स्पष्टीकरण है मैं लिख दिया हूँ ब्रैकेट में, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यह कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आपको ये हो गया। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि उपमेय और उपमान क्या है। तो उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। आपको ध्यान रखना है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, आपको ये 2 शब्द ध्यान रखने हैं। ये हो गया। अब आखिरी अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी परीक्षा में, और इसका बहुत सरल परिभाषा है, बहुत छोटे यानी बहुत कम लाइन में है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं, लिखा हुआ, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इतना ही सी परिभाषा है। क्या है? जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए? तो संभावना की जाए, वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके कुछ वाचक शब्द हैं जो देख लेते हैं। मनु है, मानो है, जनु है, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा की वाचक शब्द है। अगर कहीं भी इन अलंकार कहीं दिया हुआ है, आपको उसमें छांटना है। मनु लिखा हो, मानो लिखा हो, जनु लिखा हो, जानो लिखा हो, मनहु लिखा हो, जनहु लिखा हो, आदि कहीं भी लिखा हो, तो आप समझ जाइए वहाँ कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको तुरंत समझ जाना है। इससे बाहर कुछ कोई आसान शब्द नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं कैसे आप समझेंगे। उदाहरण एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी की परिभाषा को समझने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे लिखा, सोहत ओढ़े पित पठु श्याम सलूने गात मनो, क्या लिखा हुआ है? मनो नीनमल शैल पर आतपु प्रहो प्रभात। अब यहाँ स्पष्टीकरण देख लीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमण शैल की तथा पित पठु में प्रभात के धूप की क्या की गई है? तो संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपका हो गया स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण आपको जरूर लिखना होता है, तब आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आपका एक ही वीडियो में आपका क्या हो गया? तो रस छंद अलंकार तीनों आपका कंप्लीट हो गया। तो कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी।